सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं आप पता चला। सबसे पहले बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सफर की, जो अब तक नाकाबिले शिकस्त रहा है। सोशल मीडिया पर शोर मचा है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में सारे बदले चुका रहा है। आज मीबिया से मैच है, जो 18 साल पहले 50 ओवर्स के फॉर्मेट में पाकिस्तान के मुकाबले आई, जिसका फातेह पाकिस्तान रहा। आज के मैच का रिजल्ट क्या रहेगा, जल्द पता चल जाएगा। क्रिकेट के साथ सियासत की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, लेकिन फिर भी इन्हें छुपाने की पूरी कोशिश की जाती है। हुकूमत के लिए भी मजहबी तंजीम से होने वाला मुआहिदा इश्क और मुश्क बन गया है, जिसे छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ना जाने कहां से मीडिया को मुआहिदे के 15 नुकाती होने की भिनक पड़ गई है। बस उसके बाद से याराने नुक्तादान इन नुक्तों के बारे में अंदाजे लगा रहे हैं। किसी का दावा है कि कलअदम वाला मामला ही कलअदम होने जा रहा है। कोई अलामा साद रिजवी की रिहाई की पेशगोइयां कर रहा है। किसी के पास मुकदमात के खत्म होने की खबरें हैं। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें वाला मामला है। इस मुआहिदे की कोई बाकायदा तफसील तो सामने नहीं आई, लेकिन इसके असरात जरूर सामने आने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 800 के करीब, जी हाँ 800 के करीब गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया गया है, जो मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज है। लेकिन सवाल तो बड़ी रिहाई का है, ये होती है या नहीं। अगले चंद दिन में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ इस मामले में एक पेज पर नहीं, वुज़रा की सोच एक नहीं, ये बात वाज़ेह हो रही है। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मजहबी शिद्दत पसंद गिरोहों में हुजूम को तशद्दुद के जरिए के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत है, लेकिन इनकी सियासत में हलचल मचाने की सलाहियत हमेशा से महदूद ही रही है। बकौल फवाद चौधरी, एक वक्त था कि सुन्नी तहरीक कहीं ज़्यादा पुरतशद्दुद थी, लेकिन फिर ख़त्म हो गई। ये मजहबी जमात भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि ऐसी जमात का साथ देने का मतलब आलमी तन्हाई है। ये वफाकी वज़ीर इत्तलात की सोच है। दूसरी, इसी तहरीक इंसाफ में इसी मजहबी जमात से इत्तिहाद के ख्वाहिशमंद भी मौजूद हैं, जिनमें एजाज चौधरी एक हैं। एजाज साहब का एक इंटरव्यू में कहना है कि वो साद रिजवी की रिहाई पर गुलदस्ता लेकर मुलाकात के लिए जाएंगे। एजाज चौधरी मजहबी जमात से सियासी मामलात पर गुफ्तगू बल्कि इत्तिहाद का भी इंदिया दे रहे हैं, जबकि इस मामले को लेकर वुज़रा के बयानात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत खफा हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने वुज़रा को इस मामले पर बयानात देने से रोक दिया है। इसी मामले को लेकर कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब भी मुतवक्के है। इस खिताब में क्या बातें हो सकती हैं और क्या PTI और मजहबी जमात में एजाज चौधरी के बकौल इत्तिहाद की कोई सूरत मुमकिन है या नहीं, इसी पर बात करते हैं। बाबर डोगर साहब गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, यानी एक तरफ तो इतनी हम लड़ाई देख रहे थे, हंगामा देख रहे थे, और अभी यानी कोई चंद दिन भी नहीं गुजरे, घंटों के हिसाब से हम देख रहे हैं कि चले पेशरफ्त हुई कुछ अरसा पहले, तो इत्तिहाद की बातें होने लगी हैं। ये तो नाकाबिल यकीन है। उसामा साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दें। क्या जो है एजाज चौधरी साहब, ये एक जत्थे के साथ मुज़ाकरात करने जाएंगे, एक दहशतगर्द तंजीम के साथ मुज़ाकरात करने जाएंगे, वो दहशतगर्द तंजीम जो तोड़फोड़ करती है, जो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाती है, जिसको ये एक हफ्ता पहले ये कह रहे थे कि जनाब इसको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इनको पता नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है। किसी माइके लाल की जरूरत नहीं है जो रियासत की रिट को चैलेंज करे, वो उसके साथ अब मुज़ाकरात किए जाएंगे। पहली बात तो ये है, ये कौम को फुदू बना रहे हैं। सबसे पहले ये लेके आए सामने वो जो उनके साथ जो मुआहिदा रिटर्न मुआहिदे की कॉपी सामने लेके आए। ये कह रहे थे कि जनाब उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जनाब आइंदा से ये जमात कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेगी, प्रोटेस्ट नहीं करेगी। उसामा साहब, अगर मुआहिदे में कोई ऐसी शिक निकल आई तो मैं ये प्रोग्राम छोड़ दूंगा कि ये आइंदा शिरकत नहीं करेंगे, ये आइंदा कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, ये आइंदा कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अगर मुआहिदे के अंदर ये शिक निकल आई तो मैं ये आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि मुआहिदे में ऐसा कुछ नहीं है, आइंदा भी मुआहिदे में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। सर, मुआहिदे की कॉपी आज शाम को 6 बजे फाइनल हुई है। आज शाम 6 बजे वो फाइनल हुई है और उसमें से बहुत सारी शिकें निकाल दी गई हैं। वो मायदे में से जो इस्लामाबाद में मायदा हुआ था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान,
उसमें से कई शिकें निकाल दी गई हैं, उसमें से ये शिक भी निकाल दी गई है। ये तो बड़ी खबर है। अच्छा, दोबारा आते हैं इस पर। गुलाम रज़ा साहब, ये तो बड़ी खबर दी है बाबर डोगर साहब ने कि बहुत सी बातें जो मीडिया में डिस्कस हो रही हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन ये इतनी तेज़ी से तब्दीली कैसे कि इमरान खान साहब अब डांट रहे हैं वज़रा को कि भाई किस किस्म के बयान देते हो तुम, और ख़ास तौर पे यही इसी मामले पर भी इस तरह के बयान दिए गए, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए, सोच आप लोगों की एक नज़र नहीं आती। तो ये तो क्या इसका मतलब है कि अजीब बात है, तो ये हुकूमत में इस वक्त फैसला साजी का ही फुकदान नहीं है, एक सोच का भी फुकदान है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम पे सबूत, अच्छा मैं गुलाम चाहता हूँ आपसे दोबारा हम रब्ता करते हैं, कुछ आवाज़ सही तरह नहीं आ रही, मेरे ख्याल रब्ते में कोई मसला है। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये जो बात आपने कही है ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये जो बात हुकूमत के अंदर हो रही है कि इमरान खान साहब भी शायद नाराज़ है, एजाज चौधरी साहब उनके पुराने साथी हैं, उनका एहतियात की तरफ जाना तो गलतियां हुई हैं, बयानात गलत दिए, दहशतगर्द कहना गलत था। कोई दूध पीते बच्चे हैं क्या वो इमरान खान की मर्जी के बगैर ये बयान स्टेटमेंट दे सकते हैं? क्या इमरान खान की मर्जी के बगैर वो ये कह सकते हैं, वो क्या इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि जनाब हम उनके साथ इंतखाबी अलायंस चाहते हैं, हम उनके साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं? क्या एजाज चौधरी ये बयान खुद अपने तौर पर ये फैसला कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लिए बगैर ये फैसला कर सकता है? ऑफ कोर्स पीटीआई को ये पता है कि उनका वोट बैंक बुरी तरह से पंजाब में मुतासिर हुआ है। ये जो मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स आई हैं, जो एग्रीमेंट हुआ है, ये 10 दिन पहले क्यों नहीं एग्रीमेंट हो गया? मेरा सवाल तो ये है, 10 दिन पहले यही शराइत थी, यही मसला था, उस वक्त ये क्यों नहीं हुआ? मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो है आर्मी चीफ से मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। इस दौरान गवर्नमेंट किस चीज़ का तासुर देने की कोशिश कर रही थी? ये क्यों वो आगे आ रहे थे? गवर्नमेंट किसको बदनाम करने की कोशिश कर रही थी? क्या ये इशारे दिए जा रहे थे कि जनाब ये जो धरना ये लॉन्ग मार्च है ये किसके कहने पे हो रहा है? और फिर एकदम गवर्नमेंट ने टोटली पलटा मार लिया। वो मसला जो 10 दिन में हल नहीं हो रहा था 1 घंटे में हल हो गया। वही शराइ जो थी सारी की सारी मान ली गई। एक घंटा पहले तक ये आ रहा था कि साद रिजवी की रिहाई पे प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहे। 1 घंटा पहले तो ये आ रहा था कि जनाब साद रिजवी जो जनाब इसको इस इशू को जो है वो असम्बली में नहीं लेके जा सकता, पार्लियामेंट में नहीं लाया जा सकता। उसके बाद एकदम मान गए। फिर ये तासुर दिया कि जी आइंदा से लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, उस चीज़ पे भी मान गए। तो सामा साहब ये सारी एक साजिश थी, जानबूझ के सारा कुछ किया गया, जानबूझ के ऐसे मिनिस्टर लगाए गए। उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट दिलवाई गई और उसके बाद एकदम जब रिजल्ट मिल गए तो उसके बाद ये सारा कुछ हो गया। अब एक जनाब एजाज चौधरी साहब गुलदस्ता लेके जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे कहेंगे आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं वहाँ पर 1-on-1 मुकाबला होना है। वहाँ पर इतना मेरा मतलब है कि लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी है, 1.25 करोड़ की आबादी, गलती का एहसास हो गया, फर्ज कीजिए तहरीक इंसाफ को कि ये सब हमने गलत किया, इमरान खान साहब अगर खफा हो रहे हैं वुज़रा से कि भाई किस किस्म के आप बयान दे रहे हो, गालिबन इशारा तो ये लग रहा है कि जी ये दहशतगर्द है, बाहर से फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं थी। तो ये बेहतर नहीं हो गया कि एक तरफ हंगामा राई से भी मुल्क बच गया और ये पार्टीज जो है मेन स्ट्रीम में आ रही हैं। ये हंगामा राई होनी नहीं चाहिए थी, ये मसला पहले दिन ही हल होना चाहिए था। जो अभी तक ड्राफ्ट सामने आया है उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं। मुझे एक बताएं, आज से 10 दिन पहले पिछले हफ्ते के रोज जब मुज़ाकरात हो रहे थे यही शर्तें थी, यही शर्तें थी जो 15 निकात थे, यही थे जो अब मंजूर हो गए। तो ये 15 दिन पहले मंजूर हो जाते तो ये सारा कुछ होता ही ना। तो साद रिजवी साहब की आपको लगता है रिहाई हो जाएगी? सर वो तो ऑलमोस्ट डन है। आज 4th शेड्यूल से नाम निकाल दिया उनका और गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि उनका 4th शेड्यूल से नाम निकाल दिया, हमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए, बंदी चाहिए नहीं। गुलाम साहब ये अचानक ये यू टर्न तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा यू टर्न है कि एजाज चौधरी साहब अलायंस की तरफ जा रहे हो, गुलदस्ता पेश करने की बात कर रहे हो, इमरान खान साहब वुज़रा को डांट रहे हैं कि किस किस्म के बयान देते रहे हो तुम लोग? देखें, ये ख्वाहिश तो हो सकती है किसी की भी, और कोई सियासी पार्टी ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर सकती है कि वो किसी भी सियासी पार्टी के साथ अपना अलायंस कर ले। और एजाज चौधरी साहब ने जो बात की है अभी तक इसको मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से या पार्टी के जो मेन मरकजी कायदीन है उनकी जानिब से एंडोर्स किया गया हो। मुर्जा साहब इतनी बड़ी स्टेटमेंट वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि मैं गुलदस्ता लेके जाऊंगा और सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगे। डोगर साहब, बाबा डोगर साहब मेरी बात सुने, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स इससे पहले भी
इस तहरीक के हवाले से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आती रही हैं, इंडियन फंडिंग की बात होती रही है, इंडियन एजेंट्स की बात होती रही है, लेकिन इस स्टेटमेंट को ना 6 घंटे गुजर गए हैं मुर्तज़ा साहब। ये मैं अर्ज करूं, सियासी मामला तक गुफ्तगू की बात है, अभी तो शायद मैं आपको अर्ज करूं, हुआ ये कि इन्होंने यही समझ लिया था कि जब से ये आए हैं, आप ये देखें कि पीटीवी पे तमाम टीवी चैनल तकरीबन पीटीवी टाइप बन गए थे और इनकी 14-14 घंटे नशरियात चलाई हैं और 20-20 वज़रा के रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई हैं तमाम टीवी चैनल्स ने। तो इन्होंने कहा कि अब हमारे पास ही सब कुछ है, हम जो कहेंगे वो प्रोपेगेंडा बन जाएगा और चीज़ें चलती रहेंगी। तो अब ये फर्स्ट टाइम इस तरह की सूरत हाल हुई है। पहले इल्ज़ामात की बुछाड़ थी नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर, दीगर जमातों पर, और जिसको देखा उसकी बैशिंग हो रही थी। लेकिन अब आपने ये देखा कि हकीकी तौर पे किसी के साथ सामना हुआ तो आपकी चीज़ें सामने आ गई कि जो चीज़ें प्रोपेगेंडा की जा रही थी, जो चीज़ें बोली जा रही थी, वो उस तरह से नहीं थी, और अब जो कहा जा रहा है वो भी इस तरह से नहीं है। अच्छा। अब इस वक्त मुझे बताएं कि टीएलपी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सोचेंगे कि इनके साथ अलहाक करेंगे या इनके साथ चलेंगे, वो उनको तो अपनी तौर पे अभी तो बहुत सारे सफ़र बाकी हैं उनके। तो ये भी बात ऐसे ही हवा में एक तीर छोड़ना कि बहस का रुख तब्दील हो जाए, मुआहदे के ऊपर बात कोई ना हो, गवर्नमेंट के हवाले से कोई सवाल ना करे, और जो कुछ हुआ उसके हवाले से कोई बंदा डिबेट ना करे, नहीं डिबेट आ जाए। मैं आपको एक और खबर और देता हूं आपके शो की। असल चीज़ जो यहाँ डिस्कस होने वाली है आज के शोज़ में, जो बहुत अहमियत की हामिल है, वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है पूरी काबीना को कि वो फवाद चौधरी साहब और आज़म स्वाति साहब के साथ पूरी काबीना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाए। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या प्रेशराइज करने जाना है? वो सर वो तो यकजहती के लिए है, 2 को बुलाया गया है, वो तो यकजहती के लिए है सर। ये असल चीज सर नैब में भी हम देखते हैं, डिबेटेबल चीज ये है। आज उन्होंने इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुलाया है और उनको इत्तेमाद में भी ले रहे हैं और जॉइंट सेशन जल्दी बुला रहे हैं। वो तो जा रहे हैं, अब वो तो जॉइंट सेशन में जाके ईसीपी के हवाले से अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं। और आज उन्होंने इत्तेहादी जमातों को इसी वाले से कहा है कि जनाब हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी इस्तेमाल होगी, उसमें फिंगरप्रिंट्स वाला भी होगा, और उस हवाले से वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं और इसी वाले से सारी इत्तेहादी जमातों से वो आज मिले हैं। तो वो तो करने जा रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, उनको तो किसी का बात नहीं है। देखें वो उसको 2-3 चीज़ें अभी फ़िलहाल चल रही हैं। एक तो ये चल रहा है कि कोई ऐसे चेयरमैन नैब लाए जाएं जो कल जो अमेंडमेंट की गई थी वो इसलिए अमेंडमेंट की गई थी कि अगर वो हमारी मर्ज़ी के बग़ैर, यानी कि किसी भी तरफ से मुशावरत ना हो और वो चेयरमैन नैब लग जाएं, तो फिर हमारे हाथ में क्या रह जाएगा? तो हमारे हाथ में कुछ होना चाहिए। तो उनको जो चेयरमैन को डी नोटिफाई करने का है वो इस ऑर्डिनेंस में डाल दिया गया है। ये ऑर्डिनेंस भी पेश होने हैं, ये आने वाले उसमें ऑर्डिनेंस पेश हो गए। इसको भी वो कहते हैं कि कमेटी के सुपुर्द करवा दें ताकि वहाँ हल्की फुल्की मौसीकी के साथ ये चीज़ें आगे चलती रहें। तो ये भी चीज़ होनी है। साथ अभी ये EVM के हवाले से या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से ये अभी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि इस मुश्तरका इजलास में ये चीज़ें शामिल की जाएंगी। अच्छा, इसके साथ और भी बहुत सारी और भी हैं अभी चल रही हैं। इमरान खान साहब ने कौम से खिताब भी अब कल करना है, मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेना है कौम को। डॉक्टर साहब अब यानी इस जो भी हो गया अब वो एक माजी है, इमरान खान साहब आगे बढ़ना चाह रहे हैं शायद, और वो कौम को भी ये सारी सूरत हाल क्या बनी थी, जिस तरह ख़ुद उन्होंने ये कहा अभी जो इजलास हुआ जिसमें उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया है अपने लोगों से, वज़रा से भी, तो उसमें ये भी कहा कि जी मुज़ाकरात ही हल थे, मुज़ाकरात ही होने चाहिए थे, हम तो मुज़ाकरात ही चाहते थे। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। तो जो मिनिस्टर ये कह रहे थे ईंट से ईंट बजा देंगे, तभी उन्होंने मना किया ना, सरजमिश कर दी है ना, उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया? अगर मुज़ाकरात पे ये यकीन रखते थे तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? जिन्होंने मुल्क में सरजमिश कर दी ना, उन्होंने कह दिया वो एक और स्ट्रेटजी थी, एक और स्ट्रेटजी है। अच्छा, कल के खिताब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुलाम रज़ा साहब? देखिए जो खिताब है बुनियादी तौर पे जिस तरह से इससे पहले खिताब होते रहे हैं उसी तरह का ये खिताब है। कोई गैर रवायती किस्म की कोई बात नहीं है, हकीकत पर मबनी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको जो इसका क्रक्स है वो ये बता दूं, कहा जाएगा कि 1 करोड़ लोगों को हम मज़ीद जो है ना वो सब्सिडियाँ फराहम कर रहे हैं, खाने फराहम कर रहे हैं। छोटी बात है सर,
ट्रक्स जो हैं वो सर ये चल रहे कोई हैं। मामूली बात है? क्या? 1 करोड़ ये लोगों को, गरीब लोगों क्या? को सब्सिडी देना है कोई छोटी बात? वो कहने से क्या होता है? कहने मुझे बताएं, मैं कह देता हूँ कि 22 करोड़ अवाम को हम फीड करना शुरू कर रहे हैं, कल से उनको एक फीडर कह दो सर, कह दो। नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर आगे कौम से खिताब करके कहेगा जिस तरह एहसास प्रोग्राम है, अब ये तो नहीं हो इससे सकता। पहले अल्लाह के बंदे, मैं मेरी बात सुने आप सामा साहब, मैं यकीन माने बात का मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत रखते हैं कसम से। वो 3 साल से आप सुन रहे हैं बातें, 3 साल से कोई एक बात बता दें जिसके ऊपर कोई अमल दरामद हुआ हो या वो सीधी हो। सर कोरोना में 12,000 रुपया हर खानदान को दिया था, गरीब खानदानों को। सर उससे उम्मीद बन जाती है कि वाकई शायद करें। कोरोना मेरे इर्द गिर्द में 100 घर है जिसमें कोरोना आया, उनकी पाई पैसा किसी को नहीं मिला यार। नहीं सर, जो गरीब लोग थे जिनको नादरा के थ्रू जिनको तकसीम किया गया था सर, वो तो सर हम भी सरकारी हम घरों में रहते हैं, वहाँ इर्द गिर्द गरीब ही हैं सारे। अच्छा। तो उनको भी कोई सूरत हाल ऐसी चले और गांव देहात में भी हमने पूछा, चले तो ये कहने की इसमें से सिर्फ ये निकलेगा। काफी बैशिंग कर दी है तहरीक इंसाफ की। अब जरा नून लीग पर भी आ जाते हैं बाबलोगर साहब। नून लीग इस वक्त जिस तरह से लग रहा है कि स्ट्रेटजी है कि अपने घर को छोड़ो, सिर्फ इमरान खान पर अटैक रखो, तहरीक इंसाफ पर अटैक रखो, अपनी तरफ तवज्जो ही ना आने दो। अंदर उनके जो कुछ हो रहा है, जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा, मियाँ जवेद लतीफ़ वाला मामला देख लें, आप सनाउल्लाह ज़ारी साहब वाला मामला देख लें, यानी ये बड़े सीरियस इशूज़ हैं कि एक पार्टी है और उसके अंदर कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई डिसीजन नहीं नज़र आ रही, जिसका दिल है वो इस तरफ खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, कोई समझ नहीं आ रही किसने क्या बात करनी है। ये तो भी अपोजिशन में है। अपोजिशन में होकर ये हाल हो तो अपोजिशन में तो आप ज़ाहिर है जब दबाव होता है तो आप तो इकट्ठे होते हैं। देखिए उसामा साहब, फ़िलहाल बयानी शाने तो एक साइड पे कर दें। नून लीग के अंदर बड़ी सख्त डिवीज़न है शरीफ ख़ानदान के अंदर। अब आगे इलेक्शन आने वाले हैं, फ़िलहाल तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन अगले साल हो जाएं, लेकिन उससे बड़ा एक और इम्तहान है जो शरीफ ख़ानदान के अंदर है कि इस इलेक्शन को लीड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा। क्या मरियम लीड करेंगी या शहबाज शरीफ लीड करेंगे? शहबाज शरीफ को पहले प्राइम मिनिस्टर का नवाज शरीफ नॉमिनेट करते हैं या नहीं करते कि जनाब इलेक्शन से पहले कि जनाब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं और शहबाज शरीफ इस इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। हमजा शहबाज जो हैं वो भी बड़ा जोर लगा रहे हैं कि जनाब अगले इलेक्शन में उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए नॉमिनेट किया जाए, देखिए वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। अच्छा। लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। मेरी बहुत सारे पार्टी के लोगों से बात हुई है, ज़्यादातर 90% का यही कहना है कि जनाब शहबाज शरीफ ही होंगे प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि उसको लीड कौन करेगा इलेक्शन कैंपेन को? क्या नवाज शरीफ तो लंदन में बैठे हुए हैं, वो बाहर से बैठ के तो तकरीरें नहीं करेंगे। मरियम नवाज करेंगी तो फिर शहबाज शरीफ तो उस जलसे में नहीं जाएंगे, शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे, मरियम नवाज जाएंगी, तो फिर इब्हाम रहेगा कि इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी होंगे या शहबाज शरीफ होंगे। तो सर ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है विद इन शरीफ फैमिली। शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नॉमिनेट करें, ना शहबाज शरीफ हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा, उन्होंने पहले भी तो किया था, फ्री हैंड दिया जाए। कब किया? पहले भी तो किया था। किस तारीख को? शाहिद खान अब्बासी को जब खड़ा किया था और तब कहा था कि शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर होगा, जब तक वो रिजाइन करके इलेक्शन लड़कर आ नहीं जाते बतौर एमएनए, तब तक शाहिद खान अब्बासी हैं। तो अभी तक तो एमएनए आई नहीं, वो नॉमिनेशन ही रह गई। नॉमिनेशन तक तो किया था ना सर, नॉमिनेट तो किया था, नॉमिनेट तो खड़ा कर किया था, तालियां भी उसी तरह का नॉमिनेट इस दफा भी कर देंगे, नॉमिनेट नहीं करेंगे और प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। गुलाम रज़ा साहब देख लें, अब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। जी जी आपने डिसिप्लिन की बात की थी, आप क्या इस सियासी पार्टी को मुझे बताएं कि रज़ाकार पार्टी समझते हैं कि ये ड्रिल करेंगे सड़कों के ऊपर, आगे नवाज शरीफ के भाई होंगे, पीछे भतीजी होंगी और उसके पीछे हमजा शहबाज शरीफ होंगे और जो लेफ्ट राइट करते फिर रहे होंगे सड़कों पर। ये सियासी पार्टी है, सियासी पार्टी है, ड्रिल थोड़ी करती। डिसिप्लिन यही होता है कि वो सबका लीडर नवाज शरीफ है और वो सब उसकी तरफ देखते हैं। बाकी चीज़ें छोटी मोटी, हर बंदा जो पीछे अपना दिमाग रखता है, जेर रखता है, वो अपने तौर पे अपनी पॉलिटिक्स करता है। ये सारी पॉलिटिक्स हो रही है, छोटी मोटी चीज तो नहीं होती डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगा, करेगा ये कहें, मतलब सदर पार्टी का कहता है कि जी मेरी भतीजी है, वो ऐसे ही होता है, जहां वो होगी मैं नहीं आऊंगा, वो कहेगी जहां चचा होंगे मैं नहीं जाऊंगी। एक बड़े ग्रुप को एक बड़े ग्रुप को इंटैक्ट किया हुआ है मरियम नवाज साहबा ने, दूसरे एक बड़े ग्रुप को
इंटैक्ट किया हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने, यानी कि ना आपके लेफ्ट वाले लोग कहीं जा रहे हैं ना आपके राइट वाले लोग जा रहे हैं। इससे अच्छी कामयाब पॉलिसी और क्या हो सकती है? और मुर्तजा साहब जिस दिन बात सुने, जाने वालों को ले जाना है ना, ये नहीं रोक सकेंगे लेफ्ट राइट वाले, अभी वो ले जाना नहीं चाह रहे। असल बात ये है, आप ये कहेंगे शहबाज शरीफ की वजह से बैठे हुए हैं या मरियम की वजह से बैठे हुए हैं, सर नहीं। गुलाम साहब देखें, आपने दो ग्रुप को बता ही बात मैं बताऊं आपको, सुने, आपने पूछा ना कि लीड कौन करेगा, तो सच्ची बात यह है कि लीड नवाज शरीफ ही करेंगे। उधर से लंदन से बैठ के 2022 लंदन से ही खिताब सर, जिधर से भी बैठ के करें, इधर से करें या उधर से करेंगे, ये आप देख लीजिएगा, लीड नवाज शरीफ ही करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ की गाड़ी तो जो है ना वो नून लीग, शहबाज शरीफ की गाड़ी तो एयरपोर्ट ही नहीं पहुंची थी सर। तो अभी जो सारी चीजें हो रही है वो भी शहबाज शरीफ ही कर रहे हैं। एक बात तो बता, अभी भी जो काम सारे करवा रहे हैं वो नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ ही करा रहे हैं यहाँ पे। और शहबाज शरीफ के होने का जो फायदा है वो नवाज शरीफ को पता है कि इस हालत में इस तरह से होने का नवाज शरीफ को क्या फायदा है, और सारे काम उनकी मुशावरत से हो रहे हैं। बड़े सबक आमोज लतीफ़े सुनाते हैं। मुझे भी एक बड़ा मशहूर हमारे यहाँ लतीफ़ा जो है पंजाब में, वो कि जी वो गांव का एक सरदार था, मैं चौधरी इसलिए नहीं कह रहा कि वो एक और तरफ ना बात चली जाए, तो सरदार था, तो उसने किसी ने उससे कहा, उसके मुलाजिम ने कि जी उसके बेटे से, बेटे ने पूछा कि अब्बा अगर ये सरदार मर गया तो कौन बनेगा उसके बाद सरदार? उसने कहा उसका बेटा मरेगा। उसने कहा वो मर गया तो कौन बनेगा? उसने कहा उसका बेटा मरेगा। तो करते करते सारे गाँव को उसने नाम लिया। उसने कहा जी सारा गाँव भी खत्म हो गया। हमजा शहबाज जी से पूछ रहा है अगर ये हो गया तो फिर कौन होगा? उन्होंने कहा मरियम के बाद जुनेद के बाद इनकी हमजा की बारी नहीं आएगी। नहीं सर, आपका कहने का मतलब ये है कि हमजा की बारी नहीं आएगी। नहीं देखें, पंजाब हमारी मुल्क की बाजी का 70% है। सर आपने तो कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी? जी गुलाम साहब, यानी मेरा मकसद ये था पंजाब हमारी आबादी का लतीफे को छोड़ दे कि शहबाज शरीफ साहब या हमजा की बारी है या नहीं है, ये हमजा सवाल करता था। पंजाब हमारी आबादी का टोटल 62% है। इसको अगर आप मद्देनजर रखें, देखें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और पंजाब का हुक्मरान ही बुनियादी तौर पे फेडरेशन का हुक्मरान होता है। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मरियम बलूचिस्तान से तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, तो पंजाब फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को मिल जाएगा। अच्छा। अब ये तो फिर आप पता क्या, अगर वो पंजाब से नहीं चाहते, वो डॉक्टर साहब अगर इस तरह से हो जाए ना, अगर इस तरह से हो जाए कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ जाए और शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज साहब चले जाए वज़ीर आला पंजाब, फिर आप कहेंगे देखो जी घर में अपने माजी में हुआ नहीं, घर के अंदर ही फिर आपने ये बात करनी शुरू कर दी। फ्लेवर होना चाहिए, ऊपर जरा बड़ा हो छोटा नीचे हो। सीरियस नहीं, मुझे एक बात बताएं, जब तक इसी नवाज शरीफ ने हमजा शहबाज का हाथ खड़ा करके मेरे सामने चेयरिंग क्रॉस में एक जलसे में कहा था कि ये मेरा सियासी जानशीन है, मेरे बाद हमजा मेरा जानशीन है, उसके बाद मरियम आ गई। इसी नवाज शरीफ ने एक स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग में कहा था कि मैं अब ये शहबाज शरीफ को मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, लेकिन शाहिद खान अब्बासी आ गए। अगर आप ये कहेंगे ये मसला नहीं है तो सर ये बहुत सीरियस मसला है। असल में होता है जब टीम मैदान में उतारनी, कप्तान का तो बताए ना नायब कप्तान कौन होगा, लेकिन वो भी मरियम साहब तो फिलहाल इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ना ही नवाज शरीफ लड़ सकते हैं, तो उस हवाले से असल में ये बात है। वरना तो जाहिर है गुलाम साहब आपकी बात 100% सही है, नवाज शरीफ के होते हुए किसी की कोई मजाल ही नहीं है कि कोई और कोई बात करेगा, वो जिसके ऊपर भी कर देंगे, वो शाहिद खान अब्बासी चाहे हो या वो मतलब बिलाल यासीन साहब को भी अगर नॉमिनेट कर देंगे तो वज़ीर आज़म वही होगा जिसको नवाज शरीफ साहब कहेंगे, वो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन बात यह कि अभी वो खुद अहल ही नहीं है इलेक्शन के। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उस वक्त तक उन्हीं की बात चलेगी और तमाम लोग, वो मरियम हों या वो शहबाज शरीफ हों या हमजा शहबाज शरीफ हों, वो तमाम के तमाम मियाँ नवाज शरीफ की बात को उसी तरह से मानते हैं जैसे मरियम मानती है। दो भाई भी अपनी बात को उसी तरह से मानता है और उनका भतीजा भी इसी तरह से बात को मानता है। कहीं नहीं मानते। मियां जवेद लतीफ को नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे शो कॉज, बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे शो कॉज कर दिया। देखें वो आप ये देखें बहुत सारे टाइम ऐसे आए हैं जब मरियम नवाज साहबा को कहा गया कि आप खामोश हो जाएं सर, तो वो खामोश हो गई। ठीक है, और बहुत सारे 6-6 महीने उनका ट्विटर बंद रहा। गुलाम साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसको कोई ब्रेक नहीं लगा पा रहा और वो है महंगाई। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। महंगाई बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार भी बता रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है।
रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये भी है कि डॉलर नीचे जा रहा है और मुसलसल नीचे जा रहा है, जो कि बड़ा खुशाइंद है। शायद इससे आने वाले दिनों में महंगाई कुछ कंट्रोल हो सके। यानी पिछले तकरीबन एक हफ्ते में कह सकते हैं कि लगभग 5 रुपए के करीब डॉलर नीचे गया है, इसकी कदर कम हुई है। इसके बावजूद मुशीर ख़जाना साहब ये फरमा रहे हैं कि अभी तेल और बिजली की कीमतें और बढ़ेंगी, जबकि बिजली की कीमत में बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट इजाफे पर समात भी मुकम्मल कर ली गई है कि ये बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, ये भी एक मसला है और उस पर आगे बढ़नी है। अब फवाद चौधरी साहब का भी, गुलाम साहब मैं देख रहा था अभी ब्रेकिंग, उनका एक बयान चल रहा था कि पंजाब में 90 रुपये किलो चीनी है जबकि सिंध में 120 रुपये। तो सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कुछ नहीं कर रही। बिलावल ने अगर कोई एहतजाज करना है तो वज़ीर आला सिंध के घर के बाहर जाकर एहतजाज करें कि उनकी हुकूमत कीमतें नहीं कंट्रोल कर पा रही। तो ये भी एक मसला है कि कई जगहों पर कीमत कुछ होती है, कहीं कुछ होती है। ये गवर्नेंस का मिसाल भी है। एक जो बयान के हवाले से बात करें तो आप कह सकते हैं कि 60 रुपये किलो भी मिल सकती है या मिल रही होगी। मैं खुद आज ग्रॉसरी मैंने की है अपने घर की, 125 रुपये केजी चीनी मैंने इस्लामाबाद के मारूफ एक स्टोर है वहाँ से ख़रीदी है, जहाँ वो कहते हैं कि हम आपको 4-5 रुपये फ़ी केजी रियायत करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बाहर रेट्स क्या होंगे। और जो आप डॉलर कह रहे हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है तो महंगाई नीचे आएगी, डॉलर नीचे आने से सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें सस्ती हो सकती हैं या होंगी किसी वक्त में जाके जो इंपोर्ट होती हैं। ज़ाहिर है कि बाहर डॉलर भिजवाते हैं तो उससे वो चीज़ें आती हैं, लेकिन जो चीज़ें उस रेट पे ख़रीद ली जाती हैं वो कोई दुकानदार उससे कम पे देने के लिए एग्री नहीं होता। और तीसरी बात ये है कि ये इम्पेक्ट गरीबों के ऊपर कभी डॉलर का नहीं पड़ता कि गरीब जो है उसकी चीज़ें महंगी हो गई या सस्ती हो गई। ये अमीरों के चौंचले हैं जो डॉलर से मुंसलिक चीज़ें हैं। बाकी तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो रुपये से मुंसलिक हैं। रुपया आपका रोज़ बरोज़ गिर रहा है और रुपये की जो अभी 5 रुपये बेहतरी आई है डॉलर के मुकाबले में। डॉलर चुके पैरिटी जी वो देखिए वो अगर जो इस तरह से हुआ है, अब ये तो नहीं है कि 100, अच्छा चले एक सिंपल बात में सर 176 से 170 पर आ रहा है। एक कंपनी है, पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए। कंपनी घी आने वाले दिनों में अगर ये ट्रेंड चला, पेट्रोल की आलमी सतह पर कीमतें कम हुई तो ये देखिए पहले हम जो 176 में पेट्रोल खरीद रहे थे अब हमें 170 रुपए में मिलेगा, तो उससे तो फर्क पड़ेगा। और फिर पेट्रोल जो है बराह रास्त वो आम आदमी को इफेक्ट तो करता है, गरीब तरीन आदमी को, चाहे वो किसान है। नहीं, आपको पेट्रोल सस्ता नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल आपको सस्ता नहीं मिलेगा, बिजली आपको सस्ती नहीं मिलेगी, ये आप लिख लें। और ये बात मैं कई दफ़ा आपके शो में कह चुका हूँ कि डॉलर पैरिटी आनी है 1 लीटर पे, वो होके रहना है। तेल भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ जो बाकी तमाम की तमाम कीमतें हैं वो भी साथ बढ़ेंगी। हमारे जो असल चीज़ें ये हैं कि आम आदमी के खाने की चीज़ें, दालें, सब्जियां, घी और फ्रूट्स अगर किसी की पहुंच हो तो ये 2-4-6 चीज़ें हैं जो आम आदमी की पहुंच की हैं। सर देखिए, इनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है जी। और बाकी चीज़ें इदारा शुमारियात गरीब नहीं खाता। इदारा शुमारियात जो इदारा शुमारियात जारी करता है अदाद शुमार, उसमें वो कह रहा है कि जी सालाना बुनियादों यानी पिछले साल की निस्बत 9.4% अक्टूबर की निस्बत पिछले अक्टूबर से इस अक्टूबर में महंगाई हुई है। 1.5% हफ्तावार उन्होंने कहा है। और सालाना बुनियादों पर अगर देखा जाए 7.2%, ये देही इलाकों में, पहले मैंने आपको शहरी इलाकों का बताया है, तो दोनों में यानी अगर आप कर लें तो ओवरऑल पाकिस्तान में ये 8% के या 9% के करीब महंगाई अक्टूबर में बढ़ गई है। लेकिन बाबू डोगर साहब, हुकूमत की तरफ से भी कहा जाता है कि जी देखें आप चले, गाड़ी तो अमीर आदमी ख़रीद रहा है जी, मोटरसाइकिल तो अमीर आदमी नहीं ख़रीदता, उसमें महंगाई के बावजूद अभी फिर महंगी हो गई मोटरसाइकिलें, रिकॉर्ड सेल हो रही है, पेट्रोल की खपत जो है वो बढ़ रही है, महंगा होने के बावजूद उसकी खपत बढ़ रही है, तो इसका मतलब है जी इकॉनमी तो चल रही है। उसामा साहब इस तरह ना करें, मेरा मतलब है कि मोटरसाइकिल की जो डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह ये है कि आपका पेट्रोल महंगा हो गया। वो बंदा जो पहले मेहरान चलाता था और मेहरान का पेट्रोल वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मोटरसाइकिल पे आ रहा है। या वो बंदा जो सस्ती गाड़ी चलाता था, छोटी गाड़ी चलाता था, और अब पेट्रोल जो है वो उसकी इस्तात नहीं है कि वो उसकी गाड़ी अगर 10-15 किलोमीटर करती है
और मोटरसाइकिल जो है वो 40 किलोमीटर करती है या 50 किलोमीटर करती है, तो वो प्रेफर कर रहा है कि वो मोटरसाइकिल पे आ जाए। ये मोटरसाइकिल की कीमत में जो इजाफा हुआ है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी छोड़ के लोग मोटरसाइकिल की तरफ आ रहे हैं। आप इसको इस तरह से क्यों नहीं देखते? पेट्रोल की महंगाई की वजह से लोग गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गाड़ियां नहीं चला पा रहे, इसलिए वो मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं। मोटरसाइकिल की जो है वो तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। दूसरा कोई और इसकी और कोई वजह नहीं है, और ये खाली इंडिकेटर नहीं है। मुझे आप बताएं कि आप ये इन्फ्लेशन जो है वो 9.5 पे चली गई। आप मुझे बताएं कि एग्री इनपुट्स की बात करते हैं कि ना ये बाबा करते हैं कि जी गन्ने की कीमतें खरीद में हमने इजाफा कर दिया, गंदम में इजाफा कर दिया। पिछले 6 महीने पहले खाद की बोरी 3800 रुपये की थी, अब 8500 रुपये की है। तो किसान को जो इनपुट्स बढ़ी हैं, ये कहते जी कि किसान बड़ा खुश है, उसको बड़ा हमने इंसेंटिव दिया। और देखिए कि अगर टमाटर महंगा तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा किसान को जा रहा है। और सर किसान वहीं खड़ा हुआ है, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर उसकी इजनास की कीमत बढ़ी है तो वो जो इनपुट्स डाल रहा है, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ी, बिजली की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी, उसको पेट्रोल की कीमत बढ़ी, उसको तो सारी चीज़ें फिर महंगी मिली हैं। तो वो तो उसका तो प्रॉफिट का मार्जिन पहले से कम हो गया, वो किस तरह से बढ़ा। हाँ अलबत्ता उसका नुकसान ये है कि उसका जो एंड सार्फ है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है, चीज़ें उसकी कीमतें फ़रोख्त से बढ़ गई हैं, क़ुव्वत खरीद से बढ़ गई हैं। फल वो नहीं खरीद पा रहा। आप फलों की कीमतें देखें, आप सब्जियों की कीमतें देखें। सर बहुत महंगाई है, आपकी बात दुरुस्त है, मगर दूसरी तरफ एक चीज़ है कि जी हकीकत ज़रूर बता रहे हैं मुशरिक ख़जाना। पहले आप बाबर साहब इस पर बात कर लें, फिर मैं गुलाम साहब की तरफ जाऊँगा कि उन्होंने कहा है कि जी IMF से मुज़ाकरा तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, $1 अरब IMF देगा, और शायद उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एकदम 900 पॉइंट्स ऊपर चली जाती है, स्टॉक एक्सचेंज बड़ी बेहतर दिखाई देती है, और साथ ही डॉलर की कदर नीचे भी गिरती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जितना IMF कह रहा था हमने उतना इजाफा नहीं किया, फिर उससे कम पर उनको राज़ी किया है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जी बिजली कीमतों में इतना इजाफा नहीं होगा जितना IMF चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ों में इजाफा बहरहाल होगा। सर आज IMF की बात आप कर रहे हैं, आज हमाद की कल की स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लें, वो बड़ी क्लियर है। उसमें उसने कहा जी कि LPG की शॉर्टेज है, LPG की शॉर्टेज की वजह से जनाब गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, गैस से चलने वाली जो बिजली बन रही है उसकी भी कीमतें बढ़ जाएंगी। वो तो ओपनली कह रहा है। और मेरा मतलब है कि जब बिजली 3-4 पे यूनिट बढ़ जाएगी तो आप सोचें कि ये जो वो जो सब्सिडीज़ है उस पर गवर्नमेंट में बड़ा प्रेशर है कि बिजली के हवाले से जो एंड सार्फिन है, जो छोटे सार्फिन है, उनको जो सब्सिडी का ये कह रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि IMF की जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें वो सब्सिडी उस तरह से दे पा सकेंगे। हाँ ये छोटा मोटा चीनी दाल इनकी कीमतों में एक यूटिलिटी स्टोर पर या ट्रकों पे लाद के थोड़ा बहुत रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी सब्सिडी देंगे, लेकिन ये समझ इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कुछ नहीं होना। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। जो महंगाई का तूफान आ रहा है आम आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अच्छा गुलाम साहब, ये तो आपने अब बात ही खत्म कर दी। वो 1 करोड़ लोगों के लिए जो वज़ीर आज़म ने रिलीफ लाना था कल उसका ऐलान करना है, आपने वो पहले ही खबर भी दे दी और आपने कहा जी इससे कुछ नहीं होना, बस ये सिर्फ ऐसे ही है। आपने तो सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। मगर क्या ये हुकूमत चाहती है महंगाई करना, या जो अपोजिशन है वो कोई प्लान दे दे कि महंगाई को ये कैसे कंट्रोल करें? इनसे क्यों नहीं हो रही महंगाई कंट्रोल? आपकी नज़र में क्या वजह है? क्या जानबूझ के कर रहे हैं, नाअहल हैं? आपकी नज़र में वजह क्या है? डबल डिजिट इन्फ्लेशन है इस वक्त। जो इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं जिसको 9.5 बताया जा रहा है, ये 13.5 या 14 तक इस वक्त इन्फ्लेशन है। ये क्योंकि अगर आप कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, आप चेक करवा लें किसी भी जो इंडिपेंडेंट बॉडी है वो आपको बताएगी कि आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जा चुकी है। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि क्या ये किसी तरह से हुकूमत चाहती है कि महंगाई हो, बेशक हुकूमत नहीं चाहती है, लेकिन अगर आप ये देखें कि हुकूमत के जो तमाम साथी जो साथ इस वक्त लगे हैं, वज़ीर हैं, मशीर हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी मच पुअर। अगर आप ये देखें कि LNG के आपके 2 कार्गोज़ मिस हो रहे हैं, वो क्यों मिस हो रहे हैं? आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके पास जितनी भी गैस हो वो कम है, तो क्यों वो आपने सौदा जो है वो ख़राब किया? क्यों आपने टाइमली बाय नहीं किया? अब आप मार्केट से बाय करने की कोशिश करेंगे, उसमें खांचे लगेंगे लोगों के। 2 FSRU का मतलब आप समझ ब्रेक आ जाएगी। एक चीज़ तो गुलाम साहब आप दोनों जो है ना, आपने बात बड़ी सही की है महंगाई पर, मैं भी मानता हूँ
लेकिन एक बात अप्रिशिएट करें कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में जो रिकॉर्ड बना है, ये भी तो तारीख में पहली दफा हो रहा है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। आप टेक्सटाइल, आपको भी पता है सबसे ज्यादा लोग वहां पर रोजगार, रिकॉर्ड का मेरी एक सुन लें, जो पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें टेक्सटाइल सबसे आगे है सर, जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो सबसे ज्यादा लोगों को एक जुमले में सुन ले मेरी बात सर, ब्रेक है जल्दी से, एक जुमले में सुन ले, एक जुमले में सुन ले सिर्फ बात। जी जी जी। जो डॉलर आपका हाईएस्ट लेवल पे गया था तो वो 25 बिलियन डॉलर, खुद ही 27 बिलियन डॉलर हो गए। वो तो पड़ा आपका रुपया डीवैल्यू हो गया, तो बाहर तो सौदे आपके डॉलर्स में हुए थे, यहाँ आए तो आपने कहा ये तो इतनी एक्सपोर्ट हो गई है। भाई बात ये है कि आपकी इंपोर्ट कितनी है, ठीक आपको क्या आपने कंप्रेस किया इंपोर्ट को जिस तरह से करना चाहिए था? बिलों के ऊपर आप बिलों के अंदर लगा के आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। एफबीआर को यकीन माने एफबीआर को बंद कर दें, लोगों से बिलों के जरिए से पैसे। वो तो इमरान खान साहब कह रहे हैं एफबीआर में भी पहले से ज्यादा सर टैक्स कलेक्ट हो गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान ने भारत को किया है इनकार। अब पता चला। अब पता चला। कौमी सलामती के मुशीर मोहित यूसुफ साहब ने दफ्तर खारजा में प्रेस ब्रीफिंग दी है और उसमें कहा है कि जी भारत में जो सिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पाकिस्तान की तरफ से वो शिरकत नहीं करेंगे, इसलिए कि जो मुल्क, जो रियासत तबाही फैलाएगी, ख़ित्ते में सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रही होगी, उधर जाकर किस तरह से कों बात हो सकती है। और यही बात वो कह रहे हैं जी, हम भारत को कहते हैं कि आप ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अगर काम करेंगे तो पूरी तरह से हम ताउन के लिए तैयार हैं। लेकिन बाबर डोगर साहब, इस तरह की बातें हमने देखा था, भारत भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया करता था कि जी हम नहीं आ रहे, वो सार कॉन्फ्रेंस हो रही है जनाब, पाकिस्तान में ना हो, या दीगर को काम हो रहा है पाकिस्तान में ना हो, हम बायकॉट कर देंगे। ये तो इससे मामला फिर आगे नहीं बढ़ सकते। क्या आपका ख्याल है कि ये दुरुस्त अप्रोच है पाकिस्तान की तरफ से कि जी जो कुछ भारत ने किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया, सबूत सबसे शेयर किए गए हैं, सामने हैं, तो क्या अब एक रियासत अगर इस तरह इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी की तरफ है तो बिल्कुल उससे बातचीत ही ना की जाए? उसामा साहब, भारत जो कश्मीर में कर रहा है, भारत ने जो बलूचिस्तान में किया, भारत ने जो ट्राइबल एरिया में किया, भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, सबसे बड़ा जुर्म तो कश्मीर वाला है। मेरा मतलब है कश्मीर का स्टेटस जहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके बाद हम भारत से क्या, मेरा मतलब सलामती की कॉन्फ्रेंस हो रही है, अमन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो मुल्क जो पूरे खित्ते में जिसने अमन को तबाह करके रख दिया है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है, अब हम उसके साथ जाके बैठ के अमन डिस्कस करेंगे? मेरा मतलब है कि पाकिस्तान का तो सारा नैरेटिव ही खत्म हो जाता है। अगर हम उस मीटिंग में चले जाते हैं, उस मीटिंग में बैठ जाते हैं, तो हमारा जो कश्मीर का सारा बयानिया है वो तो बैरुकाही में जाके गिर जाता है। किस मुंह से हम जाके उसमें बैठेंगे? वो भारत जो कश्मीरियों पे जिसने उनको जेल खाना बनाया हुआ है, जहाँ पर उनकी औरतों की अस्मत दरी की जा रही है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, सिखों के साथ वो क्या कर रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहा है। आप अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो सारे बयान हैं वो उठा के देख लें पिछले 6 महीने के। मसला ये है कि हम वो भारत जो दुनिया को कह रहा है कि जी हम अमन के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम अमन चाहते हैं, मुंह में बगल में छुरी, मुंह में राम राम। मतलब ये कि आप वैसे तो आप अमन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अफगानिस्तान में आप जिस तरह से भारत का जो हाल किया इसने, जिस तरह से वहां पर जाके बेड़ा गर्क किया, और उसके बाद अभी भी जिस तरह से वो डेस्परेट हुआ था कि कोई ऐसी कुव्वत खड़ी हो जो तालिबान के साथ वहाँ पर खड़ी हो जाए और वहाँ का अमन तबाह हो जाए। जिस तरह से वो पंज शहर में जाके वो तरले मिनते करता रहा है और वहाँ पे एक पैरेलल फौज खड़ी करने की कोशिश करता रहा है, वो अमन का ख्वाह है। अमन का ख्वामा होता तो आज तालिबान के साथ खड़ा होता कि जी ये गवर्नमेंट बन गई, अमन कायम हो गया, हम इसके साथ खड़े। सर सही, क्या आपकी नज़र में गुलाम साहब यही दुरुस्त स्ट्रेटजी है? ये बात सही है बाबर साहब की कि जिस तरह से उनकी तरफ से जो बयान आते हैं, मैं देख रहा था कि जो भारत की सबसे बड़ी रियासत है उसका हुक्मरान वज़ीर आला वो योगी आदित्यनाथ है, तो बीजेपी का ही वो बड़ा कहा जाता है जी मेन रहनुमा, और कहते हैं जी मोदी के बाद वो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा बीजेपी की तरफ से। उसने कहा जी हम स्ट्राइक्स करेंगे अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ, हमने एयर स्ट्राइक्स करनी है। वो तो इस तरह की बातें करता है और मुसलमानों के खिलाफ मैं वो जुमले नहीं दोहरा सकता कि उसकी किस तरह की तकरीरें हैं कि कब्रों से निकाल कर मुसलमान औरतों के साथ क्या किया जाए, तो वो इस तरह एक्सट्रीमिस्ट है। तो जहां पर इस तरह के लोग हुक्मरान होंगे, क्या पाकिस्तान को बिल्कुल फिर उसको एंगेज ही नहीं करना चाहिए उस रियासत? देखिए, जो भारत है, अगर आप एक तरफ सिर्फ सलामती कॉन्फ्रेंस देखें, सलामती का क्या मतलब है और भारत का क्या मतलब है। भारत का मतलब है अक़लियतों के साथ जुल्म,
भारत का मतलब है मुसलमानों की को मारना, मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाना। भारत का मतलब है कि आपके जो वहाँ पे दूसरी अक़लियतें हैं उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती करना, औरतों के ऊपर तशद्दुद करना, बाकी तमाम जो जराइम पूरे दुनिया में कमिट होते हैं वो तमाम के तमाम अगर इकट्ठे कर दिए जाएं इंसानी हकूक़ के हवाले से तो वो भारत कर रहा है। तो सलामती कौन सी और उसके साथ ये कॉन्फ्रेंस कौन सी, और भारत और सलामती का नाम कटे लेना मेरा ख्याल है इससे बड़ा मजाक नहीं है। ये पंजाबी का एक वो मकूला है ना कि अखों अन्नी नाम चिराग भी तो ये सलामती ये करेंगे। और दूसरी एक और ख़बर आप ले लें कि ये मोईद यूसुफ साहब तो शायद जाने के लिए पर तोल रहे थे। ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इनकी तकरीरें सुने, इनकी बातें सुने, कभी ये CPAC को बात करते हैं, कभी ये पाकिस्तान की जो एयर है हमारा इस्तेमाल फ़ज़ाई हदूद का उसके हवाले से बात करते हैं। तो ये सलामती की उसमें इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये अजीत डोभाल के साथ जाके बातचीत करें, मिल लें, लेकिन ज़ाहिर है कि सलामती के ज़ामन यहाँ लोग हैं और यहाँ पे बड़े करीब से चीज़ों को देखा जाता है। भारत को अब इस तरह से काउंटर आर्गुमेंट ये भी है ना कि भारत अब क्या वावेला करेगा। आपको पता है वो किस तरह से मीडिया को इस्तेमाल करता है, उसके पास ज़्यादा ताकत है, अंग्रेजी चैनल उसके ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया पर उसके पास बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, आबादी भी उसकी बहुत ज़्यादा। तो वो कहेगा देखें जी, अमेरिका को, अपने आकाओं को कहेगा, यूरोपियन यूनियन को, दीगर मालिक को, हम चाहते हैं, देखें ये पाकिस्तान आता ही नहीं है जी, हम तो बातचीत चाहते हैं, पाकिस्तान करता ही नहीं जी, फिर आप हमसे क्या कहेंगे, हम तो चाहते हैं खत्ते में अमन हो, ये देखें पाकिस्तान आ ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहा, ये तो हमारे खिलाफ ही है हर तरह से, ये तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। देखें इस वक्त उसामा गाजी साहब भारत ना कुदरती तौर पे इररेलेवेंट हो गया है अफ़गानिस्तान के हवाले से और इस खत्ते के हवाले से। वो अपनी सलामती की बात करता है तो अपने साथ ही करे, वो अपने लोगों को बुला के अपनी दाखिली सलामती की बात करे, क्योंकि वहाँ तो टूट फूट और वहाँ की जो वहाँ लोग हैं वो उससे अलहदा होना चाहते हैं। तो वो खत्ते की सलामती का फ़िक्र ना करे, खत्ते की सलामती जो है वो कहीं ख़राब नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से वो बिल्कुल इररेलेवेंट कंट्री है, क्योंकि उसने जो कुछ वो वहाँ किया है, वहाँ अफ़गानिस्तान के जो अब नई हुकूमत है वो भी इसको समझ रही है, जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं वो भी समझ रहे हैं, और अब एक ट्रैप बिछाने की कोशिश कर रहा है कि दोबारा से एंगेज करे खित्ते के ममालिक को बशमूल पाकिस्तान को, और फिर वही गेम वही खेल वहाँ पे खेले अपने आकाओं के साथ मिलकर जो इससे पहले खेलता आया है। ये खेल खेलने की अब इजाज़त नहीं दी जाएगी उनको, और यही हमारे कौमी सलामती के जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले उनका ये फैसला है। अब CPAC के मामले में देखिए, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपने जिस तरह भी जिस लिहाज से भी उसको ले लें वो CPAC नज़र आता है। चाहे अफगानिस्तान से आपने आगे तिजारत करनी है, ये जो हम मसाइल डिस्कस कर रहे हैं महंगाई के, बेरोज़गारी के, गुर्बत के, इससे निकलने के लिए जो सबसे अहम चीज़ हमें नज़र आती है वो किसी ना किसी तरह से आपको CPAC नज़र आएगा। गवादर पोर्ट, उसके इर्द गिर्द तवानाई के जो प्रोजेक्ट, हर चीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब उससे जुड़ती है। तो वो मामले खुसूसी कहते हैं बाबर डोगर साहब के जी, अमेरिका और भारत मिलकर ये दोनों इसके खिलाफ हैं, इसको सबोटाज करना चाहते हैं CPAC को। तो वो जब कह रहे हैं तो अब उस यानी ये हम सिर्फ बयानात दे सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरा ये है कि हम बायकॉट कर दें भारत के साथ या अमेरिका के साथ, उस तरह से बातचीत में ही आगे ना बढ़े। मतलब देखें, भारत के साथ तो आपका बायकॉट पहले ही चल रहा है, और बात यह है कि भारत आपका हमसाया मुल्क है, हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, सलामती हो, लेकिन भारत इस खित्ते में अमन और सलामती का सबसे बड़ा दुश्मन है। मिनिमम क्या होगा आपका ख्याल है कि भारत अगर जो वो कश्मीर में कर रहा है, वो 5 अगस्त वाला मामला 2019 का वापस लेता है, तब आपका ख्याल है कोई स्टेटेड पॉलिसी है कि भारत के साथ उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक वो 5 अगस्त का फैसला वापस से नहीं लेगा। ये हमारी, और आप समझते हैं बिल्कुल सही, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। फिर अगर हम नहीं करते इसका मतलब कि हमने कश्मीर के 1 करोड़ मुसलमानों के साथ समझौता कर लिया, हमने जो प्लेबिसाइट वाला इशू था उस पर भी समझौता कर लिया, हमने अपने ज़ाती मकासद के लिए छोटी छोटी गेंस के लिए हमने 1 करोड़ मुसलमानों की बलि दे दी, उनको कुर्बान कर दिया। फिर यही है ना, फिर हम तो अपने असूली मौक़िफ़ से हट गए, कायदे आज़म के असूली मौक़िफ़ से हट गए, तो समझ ये तो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भूखे रह लेंगे, लेकिन इस मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। गुलाम साहब, मिनिमम क्या है भारत से किसी भी तरह के कोई एंगेजमेंट, मुज़ाकरात, कहीं कोई बातचीत, क्या मिनिमम होगा पाकिस्तान की तरफ से कि जी कम से कम इतना किया जाए, अपनी कोई नेक नीयती दिखाई जाए, फिर हम कोई बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, वो इस बात के ऊपर इसको बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 5 अगस्त 2019 में जो उसने किया वो गलत था। वो तो कहता है कि हमने जो कुछ कर लिया वो कर लिया, आगे चलें।
जहाँ पे जिस फोरम के ऊपर भी चले जाते हैं वहाँ पे यही बात करता है कि आगे चले, तो आगे कैसे चला जा सकता है? पहले अंडू करे 5 अगस्त 2019 के तमाम मामला, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात हो सकती है कि आगे हम सलामती के हवाले से आगे क्या लाहा अमल अपनाएंगे और किस तरह से हम आगे चलेंगे। तो ये इसके अलावा जो बातचीत है वो तो बिल्कुल बाबा डोगर साहब की बात से मैं मुकम्मल जो है वो इत्तेफाक करता हूँ कि वो बिल्कुल फिर हमने तो अपने कश्मीरी भाइयों का एक बात बड़ी अच्छी आपने की गुलाम साहब क्या है, कम से कम इस खित्ते में इलाके में इररेलेवेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि रूस, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये सब एक तरह से नज़र आ रहे हैं कि मुस्तकबिल में किस तरह अफगानिस्तान में इकट्ठे होकर चलना है। तो भारत अब दूसरी तरफ जा रहा है, वो क्वाड, वो कहीं जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया उनकी तरफ वो जा रहा है। और शायद ये इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि वो ये एक कोशिश कर रहा है कि खित्ते के ममालिक भी चलें, किसी तरह से उसको रास्ता बने, एक्सेप्टेंस उसको यहाँ पर मिल सके। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।